Hello viewers, I am Deepthi, your friendly neighborhood educator. Today I am going to discuss a mathematics chapter for ICSE class 10 as well as CBSE class 11 arithmetic progression. So a group of numbers which are arranged in a definite order following a certain rule is called a sequence. And when the members of a sequence are written in a definite order following a certain rule, then it is a progression. So here an arithmetic progression is a sequence of numbers in which each term can be obtained by adding a certain quantity to its preceding term, and the difference between two consecutive terms is called common difference, depicted by D. First term is denoted by A, then D, and journal term by N. And difference between two consecutive terms is called common difference. So first term is A, it means first term is A, and next term we can obtain by adding a common difference in this first term. Then next is A plus 2D. Then next is A plus 3D and so on, A plus ND. So general formula is AN, where N is the number of terms in the AP, is A plus N minus 1D. A is the first term, N is the number of terms, and D is the common difference. This is the general sequence of AP. A plus D, A plus 2D, A plus 3D. हम इस तरह से sequence ले सकते हैं. Now one simple question. The nth term of the sequence is AN का आंसर हमें दिया गया है 2n minus 3 है, already है. Find its 15th term. तो A15 हमने कैलकुलेट करना है. 15th टर्म यहाँ हम जो AN के लिखते नीचे लिखते हैं, ये नंबर ऑफ टर्म होती है, यानी कि A15 मींस 15th टर्म हमने कैलकुलेट करनी है. तो 15th टर्म के लिए पहले हमारे पास कुछ टर्म्स होनी चाहिए, तो इट मींस हम पहले A1 कैलकुलेट कर लेते हैं. तो A1 मींस 2 1 माइनस 3, इट मींस 2 माइनस 3, इट मींस -1 हो जाएगा. नेक्स्ट इज A2. 2 n की जगह पे हमने वैल्यू चेंज करनी है, 1 2, तो यहाँ पर -3, 2 2 इज 4, -3, इट मींस 1 आ जाएगा. तो A2 आ जाएगा. सिमिलरली हम A3 कैलकुलेट कर लेते हैं. 2 3 -3, इट मींस 6 -3, 6 -3 इज 3. तो आप देख रहे हैं इसके अंदर किस तरह से आंसर आ रहा है. अब हमारे को चाहिए क्या होता है, डी की वैल्यू चाहिए होती है. तो ए का आंसर हमारे पास क्या आ गया, -1, और डी का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करेंगे तो हमारे पास डी का आंसर आ जाएगा. इट मींस मेरे को अगर डी कैलकुलेट करना है तो A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करना है. A2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, -1, इट मींस 1 + 1, इट मींस 2. और आप चेक कीजिए कि नेक्स्ट टर्म A3 - A2 का आंसर भी 3 - 1 यानी 2 आ रहा है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस मींस पूरी एपी में ही आपके पास डिफरेंस सेम रहना चाहिए. अगर वो डिफरेंस दो टर्म के लिए अलग है, नेक्स्ट दो टर्म्स के लिए अलग है, तो वो एपी है ही नहीं है. तो इट मींस यहाँ पर आपके पास डी आ गया. अब सिंपल से फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला लगा के हम 15th टर्म कैलकुलेट कर लेंगे. A15 इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1, यानी 15 - 1 D आ जाएगा. तो A हमारे पास क्या आंसर है, A का हमने फर्स्ट टर्म अभी क्या निकाली यहाँ पर, -1 प्लस 15 - 1 इज 14, और D का आंसर 2 है. तो -1 प्लस 14 इंटू 2 28, इट मींस 27 मेरे पास यहाँ इसका आंसर आ जाएगा. 15th टर्म का आंसर 27 बन रहा है हमारे पास. अगर हम इसको वैसे कैलकुलेट करते कि हमारे पास यहाँ यही चीज है, इसमें डायरेक्टली मैं A15 फिल कर देती, तो A15 का आंसर कितना आता है, 2, और यहाँ पर n की जगह पे 15 -3, 15 इंटू 2 कितना है, 30, और -3, इट मींस 30 - 3 इज 27. तो जब हमें जनरल टर्म n की ही टर्म्स में दी हुई है 2n - 3, तो हमें पूरा फॉर्मूला कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं. हम 2n - 3 से डायरेक्टली 1 2 भी डालने की जरूरत नहीं. n की जगह पे जो नंबर यहाँ दिया गया, यानी 15 टर्म निकालनी है, तो हम n की जगह पे 15 फिल करेंगे, -3 और 27. इस तरह के क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में इजीली पूछे जा सकते हैं. तो आप डायरेक्टली एक ही लाइन में इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं. बट अगर हमें कैलकुलेटिव मेथड के लिए आएगा तो हम पूरा A15 का फॉर्मूला लगा के जनरल टर्म कैलकुलेट करके आंसर को शो करेंगे, क्योंकि उसमें स्टेप्स के भी मार्क्स होते हैं. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ने हमारे काम को कितना इजी बना लिया कि हम कोई भी टर्म बहुत इजीली फॉर्मूला में डालकर निकाल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द 100th टर्म ऑफ द सीक्वेंस. सीक्वेंस दी गई है हमें √3, फर्स्ट टर्म हो गई. सेकेंड इज 2√3, नेक्स्ट इज 3√3. ये हमारे पास एपी दी गई है, इसकी हमें 100th टर्म कैलकुलेट करना है, यानी हमें A100 कैलकुलेट करना है. तो वैल्यू ऑफ A तो सिंपली आपको दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म √3 है. नाउ D के लिए हम क्या करेंगे, A2 - A1.
इट मीन्स 2√3 माइनस √3। तो 2x माइनस एक्स, इसको किस तरह से, कई बार कई स्टूडेंट्स को अंडर रूट में कैलकुलेशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो आप जस्ट √3 को अपने मन में कैलकुलेट करो कि ये x है। जैसे आप सिंपली करते हैं 2x माइनस एक्स, आपके पास आंसर आता है x। तो ऐसे यहाँ पर 2√3 माइनस √3, इट मीन्स आपके पास क्या आ जाएगा, सिर्फ √3, क्योंकि ये हमने √3 को ही x माना है। तो 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू x। तो वैसे भी आप 2 - 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, इट मीन्स √3 हमारे पास यहाँ पर d आ जाएगा। हमने कैलकुलेट क्या करना है, 100th टर्म कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 100 माइनस 1 यानी कि 99d हो जाएगा। a हमारे पास क्या है, √3 है, 99 है, d का फॉर्मूला अभी हमने √3 में कैलकुलेट किया, तो √3 ही है और 99 √3 है। अब यहाँ पर हम दोनों में से √3 को कॉमन ले लेते हैं, 1 फर्स्ट इसमें से आ जाएगा, सेकेंड हाफ में से 99 आ जाएगा, इट मीन्स 100 बन गया। ये 100 √3 इज द 100th टर्म ऑफ दिस AP। Next type of question which can be asked in AP are find the nth term from the end of the AP। तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट मेथड में हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, n माइनस r प्लस 1, हम ये वाली टर्म कैलकुलेट करेंगे, n माइनस r प्लस 1th टर्म, वेयर r इज द टर्म फ्रॉम द एंड। तो इस तरह से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इसका सेकंड मेथड ज्यादा इजी है। सेकंड मेथड में हमने जनरली करा है वही करा है, हम पूरी एपी को ही उल्टा कर देंगे। इट मींस जो हमारी लास्ट टर्म होगी उसको हम फर्स्ट टर्म बना देंगे, लास्ट टर्म को हम फर्स्ट टर्म बना देंगे, और जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम -d कर देंगे। अब इसको मैं क्वेश्चन के अंदर इंप्लीमेंट करके बताऊंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मैं क्या बता रही हूँ, कि हमने पूरा एपी को ही शिफ्ट कर दिया। जो मेरी लास्ट टर्म थी वो फर्स्ट टर्म होगी, इट मीन जो मेरा कॉमन डिफरेंस है बस उसका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, पीछे से इधर आएंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, तो साइन चेंज कर देंगे उसका। और इसको हम किस तरह से क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे आप देखिए। दोनों में से यूज आप कोई भी फॉर्मूला कर सकते हैं, बट सेकंड वन इजी है, तो मैं सेकंड वाला लगा रही हूँ। फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। गिवन एपी है 4, 9, 14 एंड देन 254 हमारे को लास्ट टर्म दी गई है। तो इसमें अगर मुझे लास्ट टर्म 10th टर्म पीछे से लेनी है, मतलब कि मुझे यहां से 10th टर्म लेनी है, इट मींस मैं एपी को ही उल्टा कर दूंगी, तो मेरे पास 254 आ जाएगा। अभी मुझे इसका बाकी सब हमने कैलकुलेट नहीं किया, हम ऐसे छोड़ देंगे, फिर 14, 9 और 4 मींस ये मेरी लास्ट टर्म बन जाएगी, एपी ही उल्टी हो गई है। अभी इस केस में ए मेरे पास 254 यानी लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म बन गई, और डी कितना हो जाएगा हमारे पास 9 - 14। कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस ही होता है, तो 9 - 14 कितना हो जाएगा, 9 - 14 इज -5। अगर मैं यहां से ले रही थी तो कितना था, 9 - 4 यानी कि प्लस का 5 था। अब आप यहाँ पर कैलकुलेट कीजिए, -5 है, क्योंकि अभी हम इस एपी को कंसिडर कर रहे हैं और हमने इसकी जनरल अब 10th टर्म निकालनी है, क्योंकि हमने एपी को पहले उल्टा कर दिया। अब जो टर्म मुझे एंड से निकालनी थी वो मैं स्टार्टिंग से 10th टर्म निकाल रही हूँ, यानी कि मेरे को अब बस a10 कैलकुलेट करना है। तो a10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 10 - 1 यानी कि 9d हो जाएगा। तो a इज 254 प्लस 9 एंड d इज -5, सो 254 - 95 45 माइनस कर लेंगे हम, इसके पास कितना आ जाएगा हमारे पास 209। तो 209 is the 10th term from the end of this given AP whose last term is 254। तो पीछे से मैं कैलकुलेट करूंगी तो 209 इसकी 10th टर्म आएगी। बट हमने इसको इजी कर लिया कैलकुलेट करने के लिए, हमने इसी को फर्स्ट टर्म बना लिया। कॉमन डिफरेंस है बस एक नेगेटिव साइन, मतलब हमने जो भी साइन उसको चेंज कर देना है, और हम जनरल फॉर्मूला जो हम करते आए हैं a प्लस n - 1d वही कैलकुलेट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the 5th and the 6th term of a AP are respectively 6 and 5, 5th term is equal to 6 and 6th term is equal to 5, this is given in the question। find the 11th term of the AP, it means A11 हमें कैलकुलेट करना है। अब 5th टर्म है तो आपको पता है A5 कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अब तक तो याद हो गया होगा, a प्लस 5 - 1, जितना यहाँ है n उसको एक रिड्यूस कर दीजिए, 5 - 1 यानी कि 4d हो जाएगा। तो a प्लस 4d का आंसर हमें 6 दिया गया है। सिमिलरली a6 अगर हम लेंगे तो 6 - 1 यानी कि 5d का आंसर मुझे 5 दिया गया। तो a प्लस 4d 6 के इक्वल है, a प्लस 5d 5 के इक्वल है। अब इसमें से किसी भी एक इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मान लीजिए कि मेरी फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, हमने इन दोनों को ही यूज कर लिया, यानी कि 2 - 1 करके हम कर लेते हैं। तो a प्लस 5d है इज इक्वल टू 5, और नीचे a
प्लस 4d है इज इक्वल टू 6, माइनस माइनस माइनस, माइनस का मतलब होता है सबके साइन चेंज कर दिए, तो ए कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना आ गया 5 माइनस 4, तो d प्लस का आ जाएगा, और यहाँ पर -1, यानी d का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा -1। अब d -1 इन दोनों में से किसी भी एक वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो a का आंसर आ जाएगा, तो a प्लस 4 d की जगह पे -1 इज इक्वल टू 6 है, इट मीन्स a इज इक्वल टू 6 और -4 उधर जाके +4 हो जाएगा, यानी कि a का आंसर हमारे पास 10 आ गया। तो a का आंसर 10 है, d का आंसर -1 है। अब आप 11th टर्म अगर निकालेंगे तो a11 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, यानी कि 11 माइनस 1 यानी कि 10d, तो a प्लस 10d डायरेक्टली हम भर सकते हैं, a का आंसर 10 है प्लस 10 है, d का आंसर -1 है, सो 10 माइनस 10 इट मीन्स 0, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। इट मीन्स इस AP की 11th टर्म जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगी। डरना नहीं है, यही आंसर ठीक है, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ AP इज हाउ टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को हम a.m से डिपिक्ट कर सकते हैं। सपोज वी हैव 3 टर्म्स इन AP A B C, so how we calculate arithmetic mean? It is a plus c, it means इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू b के इक्वल होगा, दिस इज नोन एज अरिथमेटिक मीन। a प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू मिडल टर्म, जो एक्सट्रीम टर्म्स है उनको सम करके हम मिडल टर्म के इक्वल ले लेंगे, उनको हाफ कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास अरिथमेटिक मीन आया, is the middle term of AP। सेकेंड प्रॉपर्टी है if a same fixed non-zero number, सेम ही नंबर है जो नॉन जीरो है, is added or subtracted from each term of AP, then the resulting sequence is also an AP। इस तरह के क्वेश्चंस आपको MCQ में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। अगर हम सेम नॉन जीरो टर्म ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब भी हमारे पास जो AP आएगी वो सेम ही रहेगी और वो भी AP ही होगी, मतलब वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही रहेगा। सिमिलरली अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ या डिवाइड करती हूँ, मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय अ गिवन नॉन जीरो नंबर, फिक्स नंबर, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज अगेन अ AP। ऑब्वियसली AP चेंज हो जाएगी बट लेकिन वो फिर भी उसकी प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक AP की ही रहेंगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, फॉर एन AP इफ m टाइम्स द mth टर्म, यानी कि m टाइम्स मैं mth टर्म ले रही हूँ, तो am ले लेंगे हम mth टर्म, तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो n टाइम्स द nth टर्म अगर है, अगर पहले से ये पता है हमें कि m टाइम्स अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ mth टर्म को, n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रही हूँ nth टर्म को, n से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, अगर ये AP में ऑलरेडी क्लियर है कि ये दोनों चीजें इक्वल हैं आपस में, तो इट मीन्स हमें कभी भी उसकी m प्लस nth टर्म अगर निकालनी है तो उसका आंसर इक्वल टू 0 होता है। m times the mth term of AP is equal to n times the nth term of AP if है, AP में given है, then m plus nth term is equal to 0। आपसे MCQ में पूछे जा सकते हैं क्योंकि प्रॉपर्टीज है AP की आपके पास। इसको यूज करते हुए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हमें 8 टर्म दिया है, तो m हमने 8 ले लिया, तो 8 टाइम्स हमने 8th टर्म का लिया है और क्वेश्चन में हमें दिया गया कि ये 15 टाइम्स 15th टर्म के इक्वल है। 15th टर्म को हम A15 या T15 से भी कई बुक्स में लिखा होता है, तो 8 टाइम्स A8 15 टाइम्स A15 के इक्वल है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, m प्लस n मीन्स 8 और 15 को प्लस करूंगी तो कितना आया 23, तो इट मीन्स इस AP की जो 23rd टर्म निकलेगी उसका आंसर क्या होगा 0, उसका आंसर 0 होगा। ये कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, तो A23 0 आ जाएगा। इन नेक्स्ट क्वेश्चन द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म, तो अब तक आपको क्वेश्चन को लिखना आ गया होगा, सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म मीन्स 4th टर्म है 8th टर्म है और ये इनका सम है। सम ऑफ दीज टू टर्म्स ऑफ AP इज गिवन एज 24 एंड सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म, 6th टर्म एंड 10th टर्म, इनका सम हमें इज 34 और ये सेम AP है, क्वेश्चन में गिवन है। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, ये हमने फाइंड करना है कि फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी, तो क्योंकि हमारे पास दो अननोन क्वांटिटीज है ना, हमारे पास A दिया है ना D दिया है, तो हमारे को दो इक्वेशंस बनानी है जो कि ऑलरेडी इजीली क्वेश्चन में बन रही हैं, बस हमें इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। अब A4 की वैल्यू क्या होती है अब तक आपको समझ में आ गया होगा, A4 मतलब AN हो गया, तो A प्लस n माइनस 1D, यानी कि A प्लस 4 माइनस 1 मीन्स 3D, तो A4 की जगह मैं डायरेक्टली A प्लस 3D ही फिल कर रही हूँ। A8 इज A प्लस 7D इज इक्वल टू 24 हो जाएगा, कैलकुलेट करिए
2a प्लस 3 एंड 7 10d इज इक्वल टू 24। 2 कॉमन है, चलो देख लेते हैं, क्या पता उससे हमारे चाहिए होगा। अब a6 को किस तरह से लिखना है, a प्लस 5d, a10 इज a प्लस 9d इज इक्वल टू 34। सो 2a प्लस 5 एंड 9 14d इज इक्वल टू 34। दोनों तरफ 2a है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। सो 2 में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2 माइनस 1, तो मैं डायरेक्टली इसी के नीचे लिख रही हूँ 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। माइनस मीन्स हमें सारे साइन चेंज करने हैं। 2a गेट कैंसल्स, 14 माइनस 10 इज 4d, 34 माइनस 24 इज 10, सो d इज इक्वल टू 10 अपॉन 4, और यू कैन ऑल्सो राइट 5 अपॉन 2। सो वैल्यू ऑफ d इज 5 अपॉन 2। अब इस वैल्यू ऑफ d को हम इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और इस तरह हमारे पास ये सेकेंड इक्वेशन है, किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन दिस इक्वेशन, 2a plus 10 d is 5 upon 2 is equal to 24. So 2a is equal to 24 minus this is 25. So minus 1. So a is minus 1 upon 2. So a is minus 1 upon 2 and d is 5 upon 2. Find the first three terms. First three terms are a plus d and a plus 2d. सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से हम सीक्वेंस को लेते हैं। तो a प्लस डी, तो a हमारे पास आ गया माइनस 1 अपॉन 2। अब d के सेकेंड टर्म के लिए a प्लस डी करना है हमने, यानी कि माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 2 लेना है। और थर्ड के लिए हमें डायरेक्टली a की वैल्यू डालिए माइनस 1 अपॉन 2, या फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी, उसमें भी आप सिर्फ एक d भी ले सकते हैं। तो पर यहाँ पर हमने ले लिया है तो 2 और 5 अपॉन 2, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ गया, माइनस 1 अपॉन 2 तो फर्स्ट टर्म है ही है, इसको कैलकुलेट करेंगे 5 माइनस 1 इज 4 अपॉन 2, तो 4 अपॉन 2 इज 2, इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5, माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 5, तो ऐसे भी रहने देंगे तब भी आ जाएगा माइनस 1 प्लस 5 इंटू 2 10, तो माइनस 10 माइनस 1 मीन्स 9 अपॉन 2, तो माइनस 1 अपॉन 2, 2 एंड 9 अपॉन 2, ये हमारी फर्स्ट थ्री टर्म्स आई हैं इसी एपी की, जिनका सम दिया गया था दो टर्म्स का 24 और 6 और 10 टर्म का 34। इन्हीं का पहले हमने a कैलकुलेट किया, d कैलकुलेट किया, फर्स्ट वी कैलकुलेट d here, then with the help of d we have calculated a here, and then putting in the formula a plus d, a plus 2d, we will get these three terms minus 1 by 2, 2 and 9 by 2. In next question, which term of AP, and the given AP is 4, 11, 18, 25, is 42 more than 25th term. 25th term is A25, or you can write T25 also here. तो 42 more लेना है, तो first of all we need to calculate what is A, what is D, and A25 term है क्या है. So here A is 4, D is 11 minus 4, it means 7. So D आ गया, A आ गया, इसके बाद हमें क्या निकालना है 25th term. 25th term is a plus 21 minus 1, यानी कि 25 minus 1, it means 24, और d कितना है 7, a की वैल्यू हमारे पास कितना है 4, तो 4 प्लस डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 प्लस 24 इंटू 7, तो 4 आ जाएगा यहाँ से, और 24 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 आ गया, इट मीन्स 172 हमारे पास 25th टर्म है। अब लेट जो हमारे को पूछी गई है रिक्वायर्ड टर्म इज ए एन है, तो ए एन किसके इक्वल हुए, उसने क्या कहा था 25th टर्म से 42 मोर है, 25th टर्म की वैल्यू आई 172, या फिर पहले आप एक बार सिर्फ लिख लीजिए कि A25 प्लस उससे 42 मोर है। अब A25 की वैल्यू 172 है और प्लस 42 है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 214 है। इट मीन्स हमें जनरल टर्म निकालनी है जिसका आंसर अब 214 आ रहा है, तो जनरल टर्म का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1d is equal to 214. What is the value of A? 4 है, प्लस n here we need to calculate, तो n minus 1 हमें as it is रहने देना पड़ेगा, D का आंसर 7 है, is equal to 214 है। अब कैलकुलेशन 4 plus 7n minus 7 is equal to 214, it means 7n is equal to 4 minus 7 is minus 3, so 214 माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा, it means 217, तो n is equal to 217 डिवाइडेड बाय 7, अगर आप उसको कैंसिल करेंगे तो 7 3 21, 31, तो 31 हमारे पास आ जाएगा, सो द वैल्यू ऑफ n इज 31, इट मीन्स 31 टर्म जो मेरे पास आएगी वो 25th टर्म से
42 और बड़ी होगी तो 31 टर्म, n is equal to 31 is our correct answer in this AP. In next question, determine the value of k. We need to find the value of k for which this and this, these are the three terms are in AP. These three terms are in AP. We need to find the value of a. Now we know if the terms are in AP, then क्या होगा, उनका बीच का कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए. इट मीन्स अगर ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है, तो क्या होना चाहिए, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इफ दीज टर्म्स आर इन AP, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है कि ये AP में है, तो a2 में से a1 को माइनस कर देते हैं, तो 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6, ये मेरे पास a2 की वैल्यू है, माइनस a1 की वैल्यू है k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8. सिमिलरली हम a3 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस a2 की वैल्यू कितनी है, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6. सिंप्लीफाई करना है आपको, 2k स्क्वायर है, इसके साथ यहाँ पर माइनस k स्क्वायर हो जाएगा, 3k है, इसके साथ माइनस 4k हो जाएगा, 6 है माइनस 8 हो जाएगा. सिमिलरली ऑन राइट हैंड साइड 3k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 3k प्लस 4 माइनस 6. कैलकुलेट कीजिए, 2k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इट मीन्स k स्क्वायर, 3k माइनस 4k इट मीन्स माइनस k, 6 minus 8 is minus 2. Similarly, here this is k square, this is 4k minus 3k, it means k, and 4 minus 6 is minus 2. So here k square get cancelled, minus k plus 2, और इसको भी हम उस तरफ ले जाते हैं तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, k plus k, तो कितना है 2k. 2k is equal to value is minus 2 and then plus 2. So 2k is equal to 0. It means value of k is equal to 0. तो आंसर जो है हमारे पास k का 0 आना है. अब इसको हम चेक करेंगे क्योंकि गलती लग सकती है ना, पेपर में लगेगा कि ओहो आंसर तो 0 आ गया, मेरा क्वेश्चन गलत है. काटना नहीं, पेपर में कभी भी क्वेश्चन जैसा भी लगे कि गलत हो गया, कभी भी उसको ऐसे क्रॉस नहीं करना है. अगर आपको गलती लगेगी भी तो आप बाद में काट सकते हैं, पर पहले उसको क्रॉस चेक कीजिए. अदरवाइज कभी पेपर में काटना भी होता है तो आप यहाँ पर छोटा सा क्रॉस लगा सकते हैं पेंसिल के साथ, क्योंकि बाद में हो सकता है आपको वो क्वेश्चन गलत ही ना लगे या आपको उसको रिपीट करने का टाइम ही ना मिले, दोबारा सॉल्व करने का टाइम ही ना मिले, तो आपके अननेसेसरली पूरे क्वेश्चन के मार्क कट जाएंगे जबकि वो क्वेश्चन पूरा ठीक होगा. जैसे ये क्वेश्चन ठीक है, हम इसको चेक कर लेते हैं, जब हमारे पास लास्ट में टाइम बचता है तो हम उसमें चेक कर सकते हैं. अब आप चेक कीजिए, के की वैल्यू को यहाँ पर फिल कीजिए, के स्क्वायर है 0 हो जाएगा, 4k है 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 8 बचा. सेकेंड टर्म में क्या बचेगा 6 और थर्ड टर्म में क्या बचेगा 4. तो 8, 6 और 4 एपी में है या नहीं है. 6 माइनस 8 करूंगी या 4 माइनस 6 करूंगी, आंसर कितना आएगा, -2 आएगा. इट मीन्स कॉमन डिफरेंस है, इट मीन्स दीज टर्म्स आर इन एपी, इट मीन्स आवर वैल्यू ऑफ के इज 0 इन दिस क्वेश्चन. In next question, the sum of second term and seventh term. Second term and seventh term. Sum of second and seventh term of AP is equal to 30. ये फर्स्ट इक्वेशन है. सेकेंड इक्वेशन के लिए if its 15th term is 1 less than twice of its 8th term, 1 less than twice of its 8th term. 15th term is 1 less than twice of its 8th term, means हम -1 करेंगे और 8th टर्म का हम ट्वाइस करेंगे. नॉर्मल हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि दो अननोन क्वांटिटीज है, ना हमें a पता है ना d पता है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा हमारे पास दो इक्वेशंस फॉर्म होंगी. उन दो इक्वेशंस को आप किसी मेथड से सॉल्व करके आप a और d की वैल्यू को, अननोन्स की वैल्यू को निकालेंगे. तो a2 के लिए अब तक आपको याद हो गया होगा a प्लस डी है, a7 के लिए a प्लस 6d है इज इक्वल टू 30 है. a इज 2a and this is 7d is equal to 30. This is our first equation. For second equation, a15 means a plus 14d is equal to 2. a8 is a plus 7d minus 1. So simplifying, a plus 14d is equal to 2a plus 14d minus 1. 14d कैंसिल ही हो जाएगा. 2a माइनस ए इस तरफ हम ले लेते हैं, 2a माइनस ए ट्रांसपोज करते हैं, a आ जाएगा और इस तरफ 1, यानी कि यहाँ बिना कैलकुलेशन के हमारे पास a का आंसर 1 के इक्वल आ रहा है. तो a का आंसर 1 आ गया. a की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, d का आंसर आ जाएगा 7d इज इक्वल टू 30 माइनस 2, a का वैल्यू 1.
30 minus 2, it means 28. 7d is equal to 28, तो d is equal to 28 divided by 7, it means 4, तो d is equal to 4. d का आंसर आ गया, a का आंसर आ गया. हमने क्या करना था, फाइंड AP. अब AP कैलकुलेट करने के लिए आपको a plus d, a plus 2d, a plus 3d से 2-3 टर्म्स ही निकालनी होती हैं. a is 1, 1 plus 4 is 5, 5 plus 4 is 9, 9 plus 4 is 13. So 1, 5, 9, 13 and so on. This is the required AP according to the terms of the question given here. Some more associated formulas with AP. One important formula is sum of the n terms of the AP. If we need to find the sum of n terms of the AP, then the formula is n by 2, 2a plus n minus 1d. a is the first term, n is the number of terms और ये हमारे पास सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा n by 2 twice of a कर देंगे, अंदर n minus 1 into d कर देंगे. आपको लर्न करना पड़ेगा फॉर्मूला. अगर हमें डायरेक्टली लास्ट टर्म गिवन है l, जहां पर हमारे पास लास्ट टर्म गिवन होती है, कभी कभी हमें एपी में लास्ट टर्म गिवन होगी, तो सम का फॉर्मूला हो जाएगा n by 2 a plus l, क्योंकि l का मतलब हमने a plus n minus 1d यहीं से इसको यहाँ l से रिप्लेस कर दिया, तो ये 2a को हमने स्प्लिट कर दिया, एक इधर चला गया और एक यहाँ रह गया. तो इसी फॉर्मूला से यूज करके हम n by 2 a plus l भी ले सकते हैं, बट ये फॉर्मूला हमें यूज कहाँ करना है, वेयर लास्ट टर्म इज गिवन इन द एपी. कुछ और चीजें, अगर हमें सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी गिवन है कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है एपी का, ये आंसर है, तो उन टर्म्स को फाइंड कीजिए. तो वहां पर हम टर्म्स को जनरली हमने क्या लिया था, a plus d, a plus 2d, लेकिन वहां पर हम किस तरह से लेंगे, a minus d, a and then a plus d. अगर हमें दिया गया है क्वेश्चन के अंदर कि सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ द एपी, तो हम इस तरह से लेंगे a minus d, यानी हमने एक टर्म a ले ली, एक a minus d और एक a plus d ले ली. सिमिलरली अगर हमें दिया गया कि 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स का सम ये है, तो 5 टर्म्स के लिए हम कैसे लेंगे, a minus d, a plus d तो रहेगा, a minus 2d और a plus 2d एक और टर्म ऐड हो जाएगी, यानी कि 3 से जैसे हमने लिया वैसे ही 5 लेंगे. इसका फॉर्मूला क्या में हमें फायदा क्या होगा, जब इनका सम लेंगे तो ये d और d कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो सम है वो 3a के इक्वल आ जाएगा और हमारी कैलकुलेशन बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगी. अगर हमें दिया गया सम ऑफ कंसेक्यूटिव 4 टर्म्स ऑफ एपी, तो उसमें हम a को छोड़ देंगे, a नहीं रहेगा, a minus d, a plus d रहेगा, उसके बाद हम a minus 3d और a plus 3d डायरेक्टली ले लेंगे. तो ये हमें कब लेना है, जब हमें 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स गिवन है का सम गिवन है, और 5 टर्म्स के लिए हमें इस तरह से लेना है और 4 टर्म्स के लिए हमने इस तरह से लेना है. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. सम ऑफ n टर्म्स हमने ये फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए लगाना है. सम ऑफ n टर्म्स ही है, लेकिन हमें लास्ट टर्म गिवन है, तो हम डायरेक्टली a प्लस l लगा सकते हैं, n by 2 बाहर मल्टीप्लाई होगा. 3 टर्म लेनी है तो a minus d, a और a plus d लेनी है. 5 टर्म्स लेनी है तो a minus 2d, a minus d, a और a plus d और a plus 2d लेनी है. अगर हमने 4 टर्म्स लेनी है तो a minus 3d, a minus d, a plus d और a plus 3d लेनी है. इस तरह से आप टर्म्स अगर लेंगे तो कैलकुलेशन में हमारे को बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन जो आपके पास होगा, सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी वाला. Question using this formula is sum of first 7 terms of AP. Sum of 7 terms of AP is 49 and that of 17 terms. 17 terms is 289. Given data is this. Find the sum of first n terms. तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, अब यहाँ पर आप कैलकुलेट कीजिए. पहले 7 टर्म्स का दिया गया आपको, तो 7 टर्म्स के लिए फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू क्या पढ़ा था अभी हमने, n by 2 यानी कि 7 by 2, n by 2, 2a हमें नहीं पता, हम a ही लिखेंगे, 2a प्लस n पता है 7 है, तो 7 minus 1 कितना हो जाएगा, 6d इज इक्वल टू, हमें आंसर भी पता है कि 49 है. अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए आप, 7 है नीचे चला जाएगा, तो यहाँ से कितना हमारे पास बचा, 2a प्लस 6d है और इधर से 49 है, इंटू 2/7 हो जाएगा, 7 7 49 यानी कि 14 हो जाएगा. तो 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 7 2 14. इसमें से भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं अगर जरूरत पड़ेगी तो. अब 17 वाली साइड में जाते हैं. सम ऑफ 17 टर्म्स इज इक्वल टू n by 2 यानी 17 by 2. 2a हमें फिर से नहीं पता, तो 2a ही रहेगा, प्लस 17 minus 1 इट मीन 16, और d भी नहीं पता, d भी अननोन है, इज इक्वल टू 289.
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289 है, उस तरफ जाएगा तो 2/17 हो जाएगा। तो 17 स्क्वायर इज 289, सो इट मीन्स यहाँ पर 17 आ गया, इट मीन 17 इंटू 2 34 हो गया। सो 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34 है, एंड हेयर 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14 है। तो यहाँ पर हम इनको इक्वेशंस बना देंगे, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। फिर हम लिखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे सेकेंड माइनस वन। यहाँ पर मैं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम होती है, तो सेकेंड माइनस वन हम डायरेक्टली कर रहे हैं तो 2a कैंसिल हो जाएगा, 16 माइनस 6 इट मीन्स 10d हो जाएगा, और यहाँ पर 20 आ गया, तो d की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2। तो वैल्यू ऑफ d इज 2। सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ d हेयर किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, 2a is equal to 14 minus 6 and value of d is 2. So 14 minus 6 to 12. It means 2. So 2a is equal to 2 means value of a is 1. Value of a is 1, value of d is 2. हमने कैलकुलेट क्या करना था इसमें, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो n टर्म्स के कैलकुलेशन के लिए हमें इसमें एक बार और Sn का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो Sn के फॉर्मूले के लिए हम बाकी सब कैलकुलेशन कर चुके हैं। Sn is equal to n by 2, फॉर्मूला वही रहेगा 2a प्लस n माइनस 1d। अब इसके अंदर वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है हमने, n बाय 2 तो हमें लिखना ही है क्योंकि n के टर्म्स में ही आंसर देना है। 2 a का आंसर कितना आया है 1, प्लस n रहेगा, n माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, d का आंसर कितना आया है 2। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि हमारे पास वैल्यू कितनी बन रही है। तो इतनी बड़े आंसर तो नहीं दे सकते हैं, तो 2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n और माइनस का ये 2 आ जाएगा। अब 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स n बाय 2 है और अंदर 2n है, 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो n स्क्वायर। इट मीन्स सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस AP जिसका हमें इतना सब कुछ दिया गया था उसका सम n टर्म्स का सिर्फ n स्क्वायर बन रहा है। सम ऑफ 7 टर्म्स, सम ऑफ 17 टर्म्स दिया था, उसको यूज करके हमने a और d की टर्म्स में दो इक्वेशंस निकाली। फिर किसी भी एक वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हो, d को कर लो या a को कर लो, दोनों को निकालना है। अल्टीमेटली हमने सम ऑफ n टर्म्स में दोबारा फॉर्मूला पुट करना है और n की टर्म्स में हमने उनको आंसर देना है। तो n स्क्वायर इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस AP। In next question, 8th term of AP is 37. It means A8 is equal to 37. And what is the formula for A8? General term दी गई है, तो A plus 8 minus 1, it means 7D is equal to 37। ये फर्स्ट इक्वेशन हमने डायरेक्टली निकाल ली। सेकेंड चीज हमें दिया गया, दो इक्वेशंस चाहिए तभी दो अननोन क्वांटिटीज सॉल्व होंगी। 15th term is 15 more than the 12th term। तो 12th टर्म है और उससे 15 मोर है तो 50। 15th टर्म इज 15 मोर देन द 12th टर्म, तो A12 प्लस 15। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, A15 को हम A प्लस 15 माइनस 1 मीन्स 14D लिखेंगे, इस तरफ A प्लस 11D लिखेंगे प्लस 15, तो A कैंसिल हो जाएगा, 14 माइनस 11 इट मीन्स 3D इज इक्वल टू 15, D इज इक्वल टू 5, 3 5 15, तो D is equal to 5। Now put this value of D here, we will get the value of A is equal to 37 minus 7 and value of D is 5। 37 minus 35 it means 2, so value of A is 2, value of A is 2 and D is 5। Now next is sum of 20 terms of this AP। तो sum of 20 terms के लिए हमें क्या चाहिए, S20। S20 का फॉर्मूला क्या है, n upon 2, इट मीन्स 20 अपॉन 2। 2a, a क्या है अभी हमने कैलकुलेट किया, 2a, a मीन्स 2, 2a प्लस n माइनस 1, n माइनस 20 माइनस 1 इट मीन्स 19 एंड d इज 5। सो 10 4 19 into 5, 9 5 are 45, 4 95, so 10 95 plus 4 is 99, so 990 is the sum of 20 terms of this AP जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। Now application of AP, it means word problem। Split 207, 207 को हमने 3 parts में split करना है into 3 parts such that these parts are in AP and the product of the two smaller parts is 4 6 2 3। अभी हमने क्या डिस्कस किया था, जब भी ऐसे AP को हमने 3 टर्म्स में स्प्लिट करना है तो हम टर्म्स को कैसे लेंगे,
A माइनस डी, A एंड A प्लस डी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें क्या कहा गया, प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट्स। स्मॉलर पार्ट कौन सा होगा, A प्लस डी तो बड़ा होगा ना, तो स्मॉलर पार्ट कौन है, A और A माइनस डी। इट मींस इन दोनों का प्रोडक्ट हमें क्वेश्चन में इक्वल दिया गया है 4623 के, यानी हमें दो इक्वेशंस बनानी है, कैसे भी करके दो इक्वेशंस बनानी है। यही तीन टर्म है, इनका सम ये है। पहले पार्ट में क्या है ना, स्प्लिट इनटू थ्री पार्ट, तो मैं इसी 207 के तीन पार्ट कर रही हूँ। इट मींस A माइनस डी प्लस A प्लस डी, ये तीन पार्ट्स है हमारा। ये किसके इक्वल है, 207 के इक्वल है। ऐसे लेने का बेनिफिट ही क्या है हमारे पास, क्योंकि हमने माइनस डी और प्लस डी इसलिए लिया क्योंकि जब मैं इनको प्लस करूंगी तो ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस डी और प्लस डी। इट मींस A, तो आंसर बनेगा 3A इज इक्वल टू 207, और यहां से A का आंसर हो जाएगा 207 डिवाइडेड बाई 3। 3 6 18, 3 9 27, तो 69 आ जाएगा हमारे पास A का आंसर। तो A इज इक्वल टू 69, ये हमारे पास एक टर्म आ गई, तो हम तीनों टर्म निकाल सकते हैं, यहीं से निकल सकती हैं। बट क्योंकि हमें दूसरा भी दिया गया, क्योंकि D नहीं है ना अभी हमारे पास, D कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो D के लिए हमें एक और हमेशा दो इक्वेशंस बनानी ही बनानी है। सेकेंड इक्वेशन क्या दी है, इन दोनों का प्रोडक्ट, दो स्मॉलर वालों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 4623। तो A है और A माइनस डी स्मॉलर है, दोनों ये स्मॉल है ना, A प्लस डी तो बड़ा हमें दिख ही रहा है, तो 4623 के इसके इक्वल हो रहा है। अब यहाँ पर आप A की वैल्यू को कैलकुलेट कर दीजिए, यहाँ पर डाल दीजिए, सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो 69 आप डाल दीजिए यहाँ पर A की जगह पे 69, अंदर भी 69 माइनस डी इज इक्वल टू 4623। सो 69 माइनस डी इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर देते हैं, 4623 को 69 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 67। तो डी का आंसर कितना आ जाएगा, 69 माइनस 67, इट मींस 2। तो डी का आंसर 2 आ रहा है, ए का आंसर हमारे पास 69 दिया गया है और डी का आंसर 2 है। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था, स्प्लिट, इसी को हमने दो पार्ट्स में किया, तो तीन पार्ट हमारे पास बने क्या क्या है, ए माइनस डी। अब ए क्या है 69 और डी क्या है 2, यानी कि 69 माइनस 2 मेरा छोटा पार्ट बनेगा, फिर हमारा ए जो यानी कि 69 है, फिर अगला 69 प्लस 2, तो ये मेरे पास तीन पार्ट बनेंगे। अब 69 माइनस 2 मीन 67, देन 69 एंड देन 71, ये तीन स्प्लिट पार्ट्स हैं 207 के। अगर आप इनको प्लस करेंगे तो आपके पास 207 आना चाहिए, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। 67, 69 एंड 71 आर द थ्री पार्ट्स ऑफ दिस 207, और ये तीनों ही आपको दिखाई दे रहे हैं कि एपी में है। आप दोनों में देख ही रहे हैं कि डिफरेंस जो 2 का ही आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, यानी ये एपी में है। In the last question of today's video, a manufacturer of TV sets produce 600 units in the third year. तो थर्ड ईयर में A3 में 600 यूनिट्स प्रोड्यूस किए गए हैं एंड 700 यूनिट्स इन द सेवेंथ ईयर। सेवेंथ ईयर में 700 यूनिट्स प्रोड्यूस किए गए हैं, तो A7 का आंसर 700 हो जाएगा इसमें। Assuming that the production increases uniformly by फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर, हमें नहीं पता कितना है तो हम मान लेते हैं लेट फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर जो है उसको हम डी के इक्वल ले लेते हैं कि हर साल डी से बढ़ता जा रहा है। फाइंड, फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी, फर्स्ट ईयर की प्रोडक्शन मींस हमने ए ही कैलकुलेट करना होता है, तो फर्स्ट ईयर के प्रोडक्शन के लिए हमें पर ए कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हमें बाकी चीजें भी यूज करनी पड़ेंगी। इट मींस हमें A3 यूज करना है। A3 का मतलब जनरल टर्म में जब हम A3 फिल करते हैं तो कितना आता है, A प्लस 2D n माइनस 1D इज इक्वल टू 600, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सिमिलरली जब हम सेवंथ वाले में फिल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, A प्लस 7 माइनस 1 यानी कि 60 इज इक्वल टू 700। अब ये फर्स्ट आ गई, ये सेकंड आ गई, सेकंड माइनस 1 जैसे हम हमेशा करते आए हैं, A प्लस 2D इज इक्वल टू 600 आ जाएगा आपके पास यहाँ पर, क्योंकि हम आपको यही दिए गए थे वैल्यूज। माइनस माइनस A कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ गया 4D एंड दिस इज 100, तो D इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 4 मीन्स 25, तो D का आंसर हमारे पास यहाँ से 25 आ जाएगा। अब D की वैल्यू को यहाँ पर फिल कर देते हैं, तो A का आंसर आ जाएगा 600 माइनस 2 एंड वैल्यू ऑफ D इज 25, तो 600 माइनस 50 इट मीन्स 550, सो वैल्यू ऑफ A यानी कि हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर उसने क्या बोला है, प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, तो प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 550 टीवी सेट्स बने हैं। हमें कंप्लीट स्टेटमेंट देना क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है। सेकेंड पार्ट के लिए पूछा गया है प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, प्रोडक्शन इन द 10th ईयर मींस A10 है, A10 का आंसर किस तरह से कैलकुलेट होता है, A प्लस 9D,
वैल्यू ऑफ A is 550 plus 9 and value of D is 25. So 550 plus 25 into 9 हम इसके अंदर कैलकुलेट करके डालेंगे तो 225. इट मीन्स आपके पास आंसर आ जाएगा 775. इन थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट में पूछा गया टोटल प्रोडक्शन इन 7 years. अब जब टोटल प्रोडक्शन जहां आ गया, इट मीन्स वहां पर हमने सम निकालना है. तो सम निकालना है हमने कितना, 7 years के लिए. तो सम ऑफ 7 टर्म्स, तो क्या हो जाता है, n/2 मीन 7/2 हो गया. 2 a की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी है 550 है. a का आंसर हमने अभी यहाँ पर कैलकुलेट किया था ना 550. तो 2a प्लस n-1d. तो 2a प्लस n कितना है 7. 7 - 1 मीन 6 हो जाएगा. और d कितना है 25. इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7/2 है. 550 को 2 से करेंगे, या इसमें से हम 2 को कॉमन भी ले सकते हैं क्योंकि ये 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 2 और ऊपर का नीचे का 2 कैंसिल हो जाएगा. तो 550 और इधर 25 into 3 रह जाएगा हमारे पास. तो 550 और प्लस करेंगे 25 into 3 मीन 75 अंदर रह जाएगा. और बाहर, और ये वाला 2 मैंने कॉमन लेके कैंसिल कर दिया तो बाहर सिर्फ 7 रह गया. इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4375. 4375 टीवी यूनिट्स हमने बनाए हैं टोटल 7 years के अंदर. तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस पे बस यही समझना मुश्किल है कि हमें सम ऑफ 7 टर्म्स कब लेने हैं और सिर्फ 7th टर्म कब लेनी है. फॉर्मूला तो आपको याद हो ही गए हैं. एप्लीकेशन में बस इतनी सी ही प्रॉब्लम होती है. हालांकि वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा पेपर में नहीं आती, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. वर्ड प्रॉब्लम्स एपी या जीपी की पिछले सालों में नहीं आ रही थी, बट मे बी आ जाए. और कुछ क्वेश्चंस जो कुछ स्टूडेंट्स जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना पसंद करते हैं उनके लिए लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं. होपफुली आपको समझ में आ गया होगा. मुझे पहले ऐसा लगता था कि ये चैप्टर बहुत इजी है, बट मैंने लास्ट ईयर जब लाइव सेशन लिया तो मुझे पता चला कि मैक्सिमम डाउट्स एपी चैप्टर से ही आए हुए थे. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पेपर के टाइम तक ऐसे थे जिन्होंने एपी भी कवर नहीं किया हुआ था. हालांकि ये बहुत इजी चैप्टर है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ये वीडियो बनाई है. हालांकि स्टार्टिंग तो नहीं है, पर चलो आपको हाफ ईयरली में हेल्प कर सकती है अगर आप अभी भी मेरी वीडियो से क्वेश्चन समझ के कर लेंगे. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel.